हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 सेशन के पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा आज है 28 जून 2025 के शिफ्ट 2 का पेपर है ये दिया हुआ, और इसमें पेपर 1 के सभी पीवाईक्यू है। इससे पहले हम लोग दिसंबर 2025 सेशन का जो कि जनवरी 2026 में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके सभी ऑल शिफ्ट का पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ में कंप्लीट कर चुका हूं। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं पेपर 1 के सभी यूनिट का जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट का सीरीज चला रहा हूं। वहां पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और उसके लिए भी वीडियो अपलोड होते हैं प्रत्येक यूनिट वाइज। उसका भी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसे भी जा करके ज़रूर देखिएगा, तब यहाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ अगर आपका पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, कंसेप्ट क्लियर है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप। और अब बात रही कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, आप अपने मन से कहीं से इंटरनेट से लेके आ गए हैं या फिर इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं अपने मन से नहीं लेके आया हूँ, ये आपका एकदम एक्चुअल क्वेश्चन है पेपर 1 का जो पूछा गया, जो मैं यहाँ डेली डेट बताता हूँ। ये जून 2025 सेशन का है। कब इसका एग्ज़ाम हुआ था? 28 जून 2025 को शिफ्ट 2 में। अगर आप इसको क्रॉस चेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये यूथ पब्लिकेशन का जो बुक आता है, यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स का, वो इसको कंपाइल करके निकालता है। आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है YCT लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये यूथ कंपटीशन टाइम्स को डिनोट करता है। यूथ कंपटीशन टाइम्स को ये डिनोट करता है, जिसे हम लोग YCT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या फिर यूथ पब्लिकेशन बोलते हैं। तो ये बुक उसका है, और मैं यहाँ थंबनेल में उसका कवर पेज नहीं लगाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और जो भी यहाँ सोर्स मैं डिस्कस करता हूँ वो ऑथेंटिक ही होता है। कोई भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो एक कोई का कमेंट था कि क्या ये ऐसा है कि ये रियल है कि नहीं है, तो भाई आपको हम बता दें कि ये रियल है। आप कहीं से भी इसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूथ पब्लिकेशन का बुक का सीरीज है जहाँ से मैं क्वेश्चन आप लोगों को कलेक्ट करके कराता हूँ। काफ़ी अच्छा मुझे यूथ पब्लिकेशन का कलेक्शन लगता है, इसलिए वहाँ से मैं ला करके इसको डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो चलिए आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कब है? तो ये 28 जून 2025 के शिफ्ट 2 का पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ स्टार्टिंग का 1 से 5 तक DI का क्वेश्चन रहता है। अगर आप इसे अभी बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना लीजिए एक एक करके। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जैसे कि हम लोग अपना करते आए हैं। DI के लिए अलग से पढ़ाई होगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टाइप ऑफ डिजास्टर है और उसके क्या कंसिक्वेंस है, क्या परिणाम आते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। देखिए पहला दिया है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर, दूसरा है जियोफिजिकल यानी भूभौतिक आपदा, उसके बाद है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जल मिट्टी की आपदा, उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर यानी मानवजन्य आपदा की बात करता है। अब इसके क्या परिणाम आते हैं उससे हम लोगों को मिलान करना है। सबसे पहला है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है जैविक आपदा, इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसमें महामारी आता है, कीट की भरमार हो जाती है, यानी इपिडेमिक इंसेक्ट इन्फेस्टेशन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में चला जाएगा। उसके बाद जियोफिजिकल डिजास्टर की बात करें, आपदा की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा अर्थक्वेक, वोल्केनो, उसके बाद लैंड स्लाइड, ये सभी इसमें आ जाएंगे। अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंड स्लाइड, ये जियोफिजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर यानी जल मिट्टी आपदा जो है, ये हमारा हो जाएगा। इससे फ्लूट आता है, ड्रॉट, स्टॉर्म आता है, यानी कि बाढ़, सूखा और आंधी आता है इसमें हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर की बात करें यानी मानवजन्य आपदा की बात करें, तो इसमें ट्रांसपोर्ट डिजास्टर, राइट्स होता है यानी परिवहन आपदा आता है, दंगा फसाद होता है, ये सभी एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा। A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर C में, तो C इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। आइए उधर।
आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा ये सीरीज। इसका इंपॉर्टेंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा, क्योंकि नेट जेआरएफ के बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट से अपियर हो रहे हैं, पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए एक होता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि कहीं मेरे लिए ये पेपर फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। मेरा सब्जेक्ट दूसरा है, मेरा ज्योग्राफी है तो किसी का बॉटनी है, साइंस है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री भी यूजीसी नेट ही लेता है, ठीक है ना, या और भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो उन सभी को पेपर 1 सेम होता है, सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप लोग थोड़ा चैनल को ग्रो कराने में सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे आप जिस भी नेट जेआरएफ के ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि कोई अध्यापक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है और प्राप्तांकों के आधार पर उनको श्रेणी क्रम प्रदान करता है, वह मापन की किस मापनी का प्रयोग करता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है, वो बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरवल और ऑर्डिनल मापन का यूज करता है ये, यानी अंतराल और क्रम सूचक का मान। इसके अंतर लिए क्या होता है, अंतराल और क्रम सूचक पैमाना उपयोग किया जाता है जिसमें प्राप्तांक जो है श्रेणी क्रम प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए दोस्तों, ये मैथ का है। अब ये एक ठो मैथ नहीं है, इसमें 4 ठो मैथ है। ये ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है। चारों को अलग अलग बनाइए, फिर उसका ऑप्शन करेक्ट कीजिए कौन इसमें सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे, इसको फर्स्ट राउंड में नहीं बनाइएगा दोस्तों, नहीं तो आप उसमें अटक जाइएगा और इजी क्वेश्चन आगे गलत हो जाएंगे। इसलिए इसको बाद वाले सेकेंड राउंड में बनाइए या थर्ड राउंड में बनाइए। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि कैप्चा के टंकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका विचरण या रूपांतरण करती है। आप लोग मोबाइल में आजकल यूज़ करते हुए कैप्चा, आखिर ये कैप्चा क्या है भाई, कैप्चा है क्या। तो उसी को पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग कैप्चा इज़ ए वेरिएशन ऑन, ये किस पर वेरिएशन होता है ये बताना है हमको। तो ये दोस्तों ये ट्यूरिंग टेस्ट पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूरिंग टेस्ट पे कैप्चा आधारित होता है। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल computers and human apart। ये जो है हमारा कैप्चा का फुल फॉर्म होता है। और अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो यहीं से आप इसको इसका आंसर पता कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। ये कह रहा है क्या कि यदि प्रतिज्ञप्ति, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई भी सरिसृप गिलहरी नहीं है और गलत कथन के रूप में ये मान लो, तब आगे चल के इसमें देखना है कि कौन से इसमें सही अनुपात किया जा सकता है, कौन सा इसमें सही हो सकता है दोस्तों। तो जब हम इसको जो है कोई भी सरिसृप गिलहरी नहीं है, ठीक है ना, इसको अगर हम गलत मान ले तो फिर क्या होगा सही, कुछ सरिसृप गिलहरी है या फिर सभी सरीप, तो कोई भी नहीं होगा तो सभी तो होगा नहीं, और कुछ गैर गिलहरियाँ सरिसृप है वो तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है कि कुछ सरिसृप गिलहरियाँ नहीं है, ये इसमें केवल ए होगा। लेकिन ऑप्शन में जो है दोस्तों, ऑप्शन में केवल ए का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए जो है इसको एनटीए जो है क्वेश्चन नंबर 10 को निरस्त कर दिया है, हटा दिया, डिलीट कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में ए भी दिया हुआ, बी दिया, सी डी, ACD ऐसे करके दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला मैं एक वेन डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए एक फॉर्मेट होता है ए, ई, उसके बाद आई, इसके बाद ओ, ठीक है ना। ए यहाँ पे डिनोट करता है ऑल को, ठीक। ई डिनोट करता है किसको, तो ई डिनोट करता है नो को। उसके बाद जो है आई डिनोट करता है सम को, ये सम को डिनोट करता है, और ओ जो डिनोट करता है वह सम नॉट को डिनोट करता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच रिलेशन होगा
वो हमारा क्या होता है, कंट्रेरी होता है। याद रखिएगा इंग्लिश में कंट्रेरी बोलते हैं, यानी ऑल प्लस नो के बीच का जो रिलेशन होगा वो कंट्रेरी होगा। और आई प्लस ओ मतलब कि सम और सम नॉट के बीच जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सब कंट्रेरी। क्या बोलते हैं, सब कंट्रेरी बोलते हैं। उसके बाद ऑल प्लस सम के बीच का जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सब अल्टर्न। सब अल्टर्न, सब अल्टर्न हो गया। उसी तरह नो और सम नॉट के बीच का जो होगा उसको भी हम लोग बोलते हैं सब अल्टर्न। ये इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा, सब अल्टर्न। और जब ये ऑल और सम नॉट के बीच आ जाए या फिर सम और नो के बीच आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कंट्राडिक्टरी। क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी। इधर वाले को भी कंट्राडिक्टरी ही बोलते हैं और इधर यानी जो डायगोनली अटैच करेगा उसको कंट्राडिक्टरी हम लोग बोलेंगे। बाकी ऑल प्लस नो के बीच जो रिलेशन होगा उसको कंट्रेरी, सम प्लस सम नॉट के बीच होगा उसे सब कंट्रेरी, और ऑल प्लस आई के बीच ऑल प्लस सम के बीच होगा उसे सब अल्टर्न, नो प्लस सम नॉट के बीच होगा उसे सब अल्टर्न। और जो डायगोनली मैच करेगा मतलब कि ऑल और सम नॉट में कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, नो और सम में कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ये कह रहा है कि ध्वनि प्रेरित अस्थाई दहलीज अंतरण मतलब कि नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट NIPTS क्या है, ये बताना है दोस्तों। NIPTS क्या है, तो ये जो है हमारा एक कई वर्षों तक उच्च स्तर की औद्योगिक ध्वनि के कारण अस्थाई दहलीज में अंतरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले याद रखिएगा NIPTS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉइज इंड्यूस परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है इसका अर्थ है वर्षों तक उच्च स्तर की औद्योगिक ध्वनि के कारण अस्थाई सीमा में बदलाव आना। और NIPTS श्रवण हानि का एक प्रकार है जो लंबे समय तक अत्यधिक या हानिकारक शोर हल्ला गुल्ला में रहने के कारण होता है। ठीक, ये हमारा किससे है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है टॉपिक का। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि संधारणीय विकास, अब इतना ना ये शुद्ध हिंदी है दोस्तों, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका मैं इंग्लिश बताऊँ तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सुने होइएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसी को हिंदी में संधारणीय विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 के एजेंडा के लक्ष्य 4 में अभिलिखित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा का भारत द्वारा कब अंगीकार किया गया। तो ये देखिए SDG 4 जो SDG गोल नंबर 4 जो है ये कहता है कि वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को अपनाया जाए। ठीक है ना, इसमें अभिलिखित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा की चर्चा की गई है। इसको भारत जो है 2015 में अपनाया था, अंगीकार किया था। याद रखिएगा 2015 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों SDG का टोटल 17 SDG के जितने भी 17 लक्ष्य है उन सभी को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए आते हैं, एक तरफ मेथड दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उसको मिलान करना है। पहला मेथड है कि लेक्चरिंग यानी कि व्याख्यान का, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन का, तीसरा है फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्रीय दौरा का, चौथा है प्रोजेक्ट का यानी कि परियोजना का। तो लेक्चरिंग की जब हम बात करेंगे तो ये प्रेजेंटिंग फैक्ट होता है दोस्तों, तथ्यों की प्रकृति होता है। ऑप्शन नंबर B2 इसका होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हम बात करें तो इसमें प्रदर्शन किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, सक्रियताओं के हेर फेर का प्रदर्शन करते हैं, शोइंग मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद हम बात करें फील्ड ट्रिप की, क्षेत्रीय दौरा का, तो क्षेत्रीय दौरा जो है ये प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना ये आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका होगा। प्रोजेक्ट और परियोजना बेसिस की बात करें तो इसमें प्रोवाइडिंग पर्पसफुल एक्टिविटीज होता है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप उपलब्ध कराया जाता है, ये तीसरा में हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा तैयार होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है वो।
तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोर नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता ही है नेट एग्ज़ाम में। अब आप प्रोफेसर बनने वाले हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके, तो फिर आप बोर हो जाइएगा तो फिर स्टूडेंट तो और ज़्यादा बोर होगा ना। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखना है, इंगेज रखना है इसमें, और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि इवनिंग आवर ऑफ हर्मिट इज़ रिटेन बाई, ये एक इवनिंग आवर्स ऑफ ए हर्मिट के रचयिता कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखिए पेस्टोलॉजी जो है इसके रचयिता है कि इवनिंग आवर ऑफ ए हर्मिट। ये आइए देखते हैं आखिर क्या है ये माजरा। तो इवनिंग आवर्स ऑफ ए हर्मिट के रचयिता जोहान एस्पेरिक पेस्टोलॉजी है। यह एक स्विस के शिक्षाविद थे और इन्होंने काफ़ी शैक्षिक सुधार के काम किए। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। याद रखिएगा, इवनिंग आवर ऑफ ए हर्मिट इज़ रिटन बाय पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का नाम हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए कि आखिर इसमें है क्या। अब देखिए अगला कह रहा है कि संधारणीय विकास लक्ष्य, वहीं अभी बताया संधारणीय विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SDG। इसके अधीन निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सही कथन की पहचान करना है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है कि संधारणीय विकास लक्ष्य 8 SDG गोल नंबर 8 का जो लक्ष्य है वो सबसे कम विकसित देशों में 7% सकल घरेलू उत्पाद को सतत बनाए रखना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संधारणीय विकास लक्ष्य संख्या 3 यानी SDG गोल नंबर 3 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य का सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि संधारणीय विकास लक्ष्य 4 का यानी SDG गोल नंबर 4 का लक्ष्य सभी महिलाओं और पुरुषों को वर्ष 2030 तक सस्ती गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद अब हम 3 यहाँ पे देख लिए। अब हम स्लाइड को आगे खसकाएंगे दोस्तों। अभी 2 हमारा स्टेटमेंट और है, उसको भी देखेंगे। तो देखिए D और E हमारा आया। तो D कह रहा है कि SDG गोल नंबर 7 के अंतर्गत सुदृढ़ संरचना का निर्माण, समावेशी एवं संधारित औद्योगिकरण को प्रोत्साहन एवं नवाचारों को बढ़ावा देने का लक्ष्य की बात की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। E नंबर कह रहा है कि संधारणीय विकास लक्ष्य यानी SDG गोल नंबर 6 का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक प्रदूषण घटाकर जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारा गोल नंबर 6 कहता है कि 2030 तक प्रदूषण घटाकर जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो यानी ऊपर में हमारा ABC सही हुआ था और नीचे में E सही हुआ। ABC और E ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए यहीं पे है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक तरफ कमेटी दिया हुआ है और वो कमेटी किस चीज़ पर फोकस था या फिर किस चीज़ के लिए सिफारिश किया शिक्षा के क्षेत्र में, उसको देखते हैं। देखिए पहला है सरकार कमेटी। सरकार कमेटी 1945 में आया। उसके बाद सैम पित्रोदा कमेटी है, KB पवार कमेटी है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे तो स्लाइड कट जा रहा है, अभी काफ़ी लंबा है ये। साहू कमेटी है, तो इसको हम यहाँ एक स्लाइड में नहीं आ पाएगा दोस्तों, इसलिए हम डायरेक्ट इसके चर्चा करेंगे, इसके डिस्कशन पे चल करके। देखिए पहला जो है सरकार समिति 1945 में जो बना, ये है भारत में उच्चतर शिक्षा तकनीकी शिक्षा का विकास करने को लेकर के। उसके बाद सैम पित्रोदा कमेटी जो है अभी लेटेस्ट बना, ये बहुविषयक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या की पुनः संरचना की बात करता है। और KB पवार समिति जो है दोस्तों, ये उच्च शिक्षा में सरकारी और निजी साझेदारी की संभावना ढूंढता है। फिर साहू समिति की अगर हम बात करें तो साहू समिति उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शासन व्यवस्था और जवाबदेही में सुधार लाने के उपायों की सिफारिश करता है। तो ये हमारा होगा, इसको याद रखना है। एक बार और पढ़ देता हूँ कि सरकार समिति, सरकारिया नहीं, सरकारिया एक अलग है। सरकार समिति 1945 जो है वो भारत में उच्चतर तकनीकी शिक्षा का विकास की बात करता है। और सैम पित्रोदा समिति जो है वो बहुविषयक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्याओं की पुनः संरचना करता है। उसके बाद KB पवार समिति जो है वो उच्चतर शिक्षा में सरकारी निजी साझेदारी की संभावना ढूंढता है। साहू समिति जो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शासन व्यवस्था और जवाबदेही में सुधार लाने के उपायों की सिफारिश करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है कि नौकरी के साक्षात्कार में उपस्थित होने और नियोजित होने संबंधी कौशल निम्नलिखित में से किसके अंश है, वो पहचानना है। तो ये कौशल जो है हमारा सॉफ्ट स्किल है, यानी कि सॉफ्ट कौशल है, ठीक है ना। जब हम किसी भी नौकरी के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी भी कहीं भी नियोजन के लिए हम अपने इंटरव्यू साक्षात्कार देते हैं, तो वो हमारे किस कौशल को चेक करता है, तो हमारे सॉफ्ट स्किल को चेक करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं और वो वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लाइक में कमी आ रहा है, इसलिए आप लोग याद करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब आइए देखते हैं, रीजनिंग दिया हुआ है। रीजनिंग दिया हुआ है क्या, A to B, फिर उसके बाद B 3 D, उसके बाद क्या है C 5 F, उसके बाद पूछ रहा है क्या आएगा, क्योंकि उसके बाद दिया हुआ है E 11 और J दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब A से B हुआ, B से C हुआ और यहाँ पे कुछ होगा उसके बाद E आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, D होगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 11 है। तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये 2 3 5 11 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 2 3 5 और 11 के बीच कौन आता है, तो वो आता है 7 आता है। तो ये 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे B है, उसके बाद D है, D के बाद F है, F के बाद क्या आएगा कि उसके बाद हो जाएगा हमारा टी ई, यहाँ पे जे हो जाएगा। तो देखिए बी के बाद एक गैप सी का है, उसके बाद डी आ रहा है, फिर डी के बाद एक गैप ई का है, उसके बाद एफ आ रहा है, तो एफ के बाद एक गैप जी होगा, उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, और उसके बाद आई एक गैप होगा, फिर जी आएगा। यानी ये हमारा संतुलन पैटर्न बैठ रहा है, यही पैटर्न पूछा जा रहा है। तो हमारा क्या आ गया, D7H, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ये ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम हॉल के प्रेशर में कि गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है या सही कथन की कह रहा है पहचान करने के लिए। गलत लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जब स्टेटमेंट पढ़ने चल लगते हैं तो हमको लगता है कि सही पूछ रहा है और पहला स्टेटमेंट सही दिया रहेगा, उसी को मार देंगे और वो उस तरह से हमारा हो जाएगा गलत। तो वो गलती नहीं करना है। आइए देखते हैं, पहला कथन है कि काली लिनक्स इज़ ए फ्लेवर ऑफ लिनक्स ओएस। काली लिनक्स जो है ये लिनक्स ओएस की एक प्रकृति है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वी कैन यूज़ मैकिन्टोश ऑन लिनक्स ओएस अल्सो। तो हम लोग जो है वो लिनक्स को ओएस पर भी मैकिन्टोश प्रयोग कर सकते हैं, ये कथन गलत है, नहीं कर सकते हैं। तीसरा है विंडोज़ सरफेस इज़ डेवलप बाय इंटेल कॉरपोरेशन। तो विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये इंटेल का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, यहाँ इंटेल देकर गलत कर दिया। चौथा है एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन लिनक्स ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी हमारा सही क्या हुआ, ए और डी सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ए और डी देखेंगे दोस्तों, ए और डी हमारा ए और डी सही हुआ, देख लीजिए। फिर हमसे भी वही गलती हो गया ना कि हम लोग सही को देखने लगते हैं। और कथन में क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए कथन में पूछा गया है रॉन्ग, गलत पूछा गया है, रॉन्ग हाईलाइट किया हुआ है, इसको देख लेना है। यही चीज़ मैं बार बार बताता हूँ जो कि मिस्टेक हो जाता है, तो इस पर सुधार करना है। तो ए और डी हमारा सही है, तो गलत क्या है, बी और सी गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। वो कह रहा है कि सदृश्य तर्कन क्या होता है, एनालॉजिकल रीजनिंग होता है। एनालॉजिकल रीजनिंग सदृश तर्कन के मूल्यांकन प्रक्रम का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दे रहा है क्या कि ड्रॉ इंक्लूजन, दूसरा है इवेल्युएट स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉजी, तीसरा है एक्सेस रिलेवेंस ऑफ सिमिलरिटी, चौथा है डिटेक्ट कॉमन फीचर, पांचवा आइडेंटिफाई द सोर्स एंड टारगेट डोमेन। तो इसमें सबसे पहले जो होता है सदृश्य तर्कन का मूल्यांकन करने के लिए इवेल्युएट करेंगे जब हम एनालॉजिकल रीजनिंग की, तो सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई द सोर्स एंड टारगेट डोमेन को आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कॉमन फीचर जो होगा उसको हम डिटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक्सेस रिलेवेंस ऑफ सिमिलरिटी, जो भी रिलेवेंस सिमिलरिटीज़ होगा उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। और जब एक्सेस हो जाएगा
तब हम उससे क्या करेंगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और जब कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा तो उसको एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट स्ट्रेंथ ऑफ एनालॉजी, यानी ये 5वें नंबर पर होगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा EDCAB, जो कि यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। ये कह रहा है कि क्या पूछ रहा है कि लैंड्स 1969 ने औद्योगिक क्रांति के 3 अंतः संबंधित तकनीक प्रगति की शाखाओं के संयोजन की परिणति माना है। निम्नलिखित में से कौन सी इसकी शाखाओं में से एक नहीं है, वो पूछ रहा है दोस्तों। देख लीजिए कि लैंड्स 1969 ने औद्योगिक क्रांति को 3 अंतः संबंधित तकनीक प्रगति की शाखाओं के संयोजन की परिणति माना है, और उसमें से एक कौन सा यह नहीं है, उसकी पहचान करना है। पहला दिया रहा है क्या, मैकेनाइजेशन, यानी कि यांत्रिकीकरण। तो ये था, बिल्कुल था ये 1969 के औद्योगिक क्रांति में। उसके बाद शक्ति के नए स्रोतों का अंगीकरण हुआ, एडोप्टेशन ऑफ न्यू पावर सोर्सेस, ये भी हुआ, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजी, तो ह्यूमन लाइफ ईजी करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया, और यही गलत है, यही पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी डी जो दे रहा है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू रॉ मटेरियल, तो ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। देख लीजिए, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। एक एक स्टेटमेंट को बनाना है, फिर इसका सॉल्यूशन उसमें क्या आएगा उसको सामने दिया हुआ है, उसको मैच करना है। अब आते हैं इस तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यानी NPE 1986 जो आया था हमारा दोस्तों, NPE 1986 को POA पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जो है 1992 में आया, उसकी सिफारिशों के संदर्भ में स्वायत्त महाविद्यालयों से संबंधित कौन सा कथन है। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, क्योंकि ये जो है NPE 86 और POA 1992, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों के बारे में हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले वीडियो में बताए हैं, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जा कर के ज़रूर देखिएगा। ये कह रहा है कि इसमें कौन POA की सिफारिश के संदर्भ में स्वायत्त महाविद्यालय से संबंधित है, और वो सही है, उसको देखना है। तो देखिए, उसमें कहा गया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में, उस समय जो चल रहा था 7वीं पंचवर्षीय योजना में 500 महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। दैट मीन्स 500 कॉलेजेस टू बी डेवलप एज ऑटोनोमस कॉलेज इन द 7th 5 ईयर प्लान। उस समय 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था, तो उसमें ये बात सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। वो कह रहा है कि NEP 2020 डॉक्यूमेंट स्टेट दैट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज उल्लेख की है। क्या क्या इसमें उल्लेख किया गया है NEP 2020 में? पहला कथन देखिए, पहला कथन कह रहा है कि कालानुक्रम में एकल धारा वाले मतलब क्या हुआ कि सिंगल स्ट्रीम वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे। तो हाँ, बात बिल्कुल सही है, मल्टी डायमेंशनल बनाना है ना, सिंगल स्ट्रीम क्यों रखेंगे, क्या होगा उससे। उसके बाद कह रहा है कि 2035 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्था खुले। अभी उतना पॉसिबल नहीं है भाई 2035 तक। उसके बाद सी जो है कह रहा है कि संस्थाओं के पास ODL मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि उनका ऐसा करने के लिए प्रत्यायन किया गया हो, मतलब उसको एक्रेडिट किया गया हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब 3 कथन हमारा इधर हुआ, बाकी के और कथन भी है, उसको हम लोग अगले स्लाइड को थोड़ा खसकाएंगे फिर देखेंगे दोस्तों। तो इधर याद रखिएगा A और C सही है, फिर बाकी इधर 2 है हमारा, उसको आइए देखते हैं और फिर इसमें आंसर चूज करेंगे। डी नंबर कह रहा है कि जस्टिस JS वर्मा आयोग 2012 की रिपोर्ट में उल्लेख किया कि 20,000 से अधिक स्टैंड अलोन TEI मतलब कि शिक्षक शिक्षा संस्था टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है पैसे लेकर डिग्रियां बेच रहे हैं, तो इसकी चर्चा इसमें नहीं है भाई। उसके बाद जो है 5वां कह रहा है कि गैर सरकारी मतलब कि प्राइवेट
उच्चतर शिक्षा संस्थान को बड़ी संख्या में फ्री सिप और छात्रवृत्ति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी उधर हमारा सही क्या था, ए था सही, सी था सही, इधर क्या सही हुआ, इधर एक ठो हमारा ई सही हुआ, यानी कि ए सी ई सही हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखते हैं, ये कह रहा है कि निम्न में से जो है एरिक्सन की अवस्थाओं को घटित होने के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये उसी के अनुसार सुव्यवस्थित करना है, किसके अनुसार, तो एरिक्सन की विकास की अवस्थाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करना है, जिसमें हमारा पहला दे रहा है क्या कि जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन मतलब उत्पादकता और प्रतिरोध, दूसरा है आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन मतलब कि अस्मिता और भूमिका मति भ्रमण, तीसरा है एटोनॉमी एंड सेम मतलब स्वायत्तता और लज्जा, चौथा है इंडस्ट्री एंड इन्फेरियोरिटी मतलब उद्योग और हीन भावना, पांचवा है इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर मतलब सत्यनिष्ठा और नैराश्य। तो इसमें सबसे पहले एरिक्सन की विकास अवस्था का घटित होने का क्रम हम देखेंगे, तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑटोनॉमी एंड सेम होता है मतलब स्वायत्तता और लज्जा की बात की जाती है। उसके बाद जो है इंडस्ट्री एंड इन्फेरियोरिटी की बात होता है, उद्योग और हीन भावना की बात आती है, ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग, ये अस्मिता और भूमिका मति भ्रमण होता है, दैट मीन्स कि आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन की बात इसमें होती है तीसरे नंबर पर। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर बात करें कि जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन मतलब उत्पादकता और प्रतिरोध की बात चौथे नंबर पर होती है, और सबसे लास्ट में इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर होता है, सत्यनिष्ठा और नैराश्य होता है पाँचवें नंबर पर। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा सी डी बी ए ई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक मतलब गैर परिचालित परीक्षणों के चिन्हांकित करना है। तो नॉन पैरामेट्रिक को देखना है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, पहला है कि कैंडल्स डब्लू टेट, कैंडल का डब्लू परीक्षण जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि रैंक कोरिलेशन टेस्ट क्या नॉन पैरामेट्रिक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि विल्कॉक्सन टेस्ट जो है ये भी नॉन पैरामेट्रिक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर डी देखेंगे कि टी टेस्ट यानी टी परीक्षण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये दोनों इसमें नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ क्या सही हुआ हमारा, ए बी सी सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा, ए बी सी ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, और जो भी दोस्त साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, चैनल ग्रो करे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार लेकर के आता रहूं। अगला है कि मीमांसा क्या है, व्हाट इज़ मीमांसा। ये इंडियन लॉजिक का है। अभी ही कल मैं इंडियन लॉजिक का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर अपलोड किया हूँ, आप एक बार जा करके दोस्तों ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी नेट जेआरएफ देने वाले ऐसे हैं जिनको इंडियन लॉजिक समझ से परे होता है, माथा का दर्द होता है कि आखिर ये है क्या, और उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, तो करेंगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो हमको आंसर देना पड़ेगा, और नंबर अगर हम पढ़ के जाएंगे, अच्छे से समझ लिए रहेंगे, तो नंबर अपने फेवर में आएगा, अदरवाइज ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाया हूँ दोस्त, आप एक बार जाके देखिए, फिर मुझे बताइए कैसा लगा। कह रहा है कि मीमांसा क्या है, तो मीमांसा जो है वो यह भारतीय दर्शन की एक शास्त्रीय शाखा, आस्तिक वेद की एक शाखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, और ये आस्तिक वेद के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा मीमांसा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे हम, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निगमनात्मक तर्कन का उदाहरण है। आखिर ये निगमनात्मक तर्कन है क्या, दैट मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है दोस्त ये कहता है कि यदि वर्षा हो रही है तो मैदान गीला हो जाता है, और वर्षा हो रही है इसलिए मैदान गीला है, ये हम कंक्लूजन निकाल लिए। तो इसमें जो है ये एक तरह का निगमनात्मक तर्कन
का उदाहरण है, ये डिडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यदि वर्षा हो रही है तो मैदान गीला हो जाता है, और वो कह रहा है और उसी बात को हम कंक्लूजन भी निकाल दे रहे हैं, वर्षा हो रही है इसलिए मैदान गीला है। तो इसमें कोई बड़ा नहीं अचीवमेंट हुआ, इसलिए ये डिडक्ट हो गया, हमारा डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। एक तरफ देखिए ई संसाधन का प्रकार दिया हुआ है और उसका विवरण दिया हुआ है दोस्त, उसको पहचानना है और मैचिंग करना है। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है ई जर्नल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आजकल के समय में कि आखिर ये ई जर्नल क्या है। व्हाट इज़ ई जर्नल, ठीक है ना, व्हाट इज़ ई जर्नल, व्हाट इज़ ई जर्नल है क्या ये आखिर ई जर्नल, आप बताइए। थोड़ा तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि आखिर ये हमारा ई जर्नल है क्या। क्या है ई जर्नल हमारा? देखिए दोस्त, ई जर्नल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। और जब इलेक्ट्रॉनिक जर्नल की बात आ जाए तो इसमें वही पब्लिश होगा जो वेब एज वेल एज इन द डिजिटल फॉर्मेट होगा। जो भी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में होगी वहीं इस पर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे चला जाएगा? 2 में चला जाएगा, पब्लिश ऑन द वेब एज वेल एज इन द डिजिटल फॉर्मेट। ये वेब के साथ डिजिटल प्रारूप में प्रकाशित होता है ई जर्नल। और ई बुक की बात करिए, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक बुक हो गया। ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक तरह का ऑनलाइन डिजिटल बुक होता है, बुक कंपाइल करके ई बुक दिया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। फिर इसके बाद ई जाइंस की बात करें तो ई जाइंस छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है। सी डी रोम्स की बात करें, ठीक है ना, तो सी डी रोम जो है यह इसका प्रयोग भारी संख्या के दत्त संग्रहण के लिए होता है। दैट मीन्स यूज फॉर स्टोरिंग ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ डाटा के लिए सी डी रोम का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में। और जो बच गया ई जिन्स, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ई जिन्स का प्रयोग जो है किसी फाइल सर्वर में एक पत्रिका के रूप में सामग्री के संग्रह के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तैयार होगा दोस्त, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि शोध युक्ति उपकरण के निर्माण और मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित चरण दिए गए हैं, उनको आदितम से परवर्ती क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम का चयन करें। आदितम से क्या होता है कि ये स्टेप रिलेटेड विथ कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च टूल, सिलेक्ट देयर कॉलम फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। अर्लियर टू लेटर, जो अभी सबसे अर्लियर मतलब क्या होता है? पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद लेटर जो है वो आता है। आइए इधर स्लाइड के इस साइड में हमारा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमें करना है वो सबसे अर्लियर टू लेटर में जाना है। तो अर्लियर टू लेटर में जाने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होगा? मदों का निर्माण करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम ऑप्शन एक पाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा मद का जब निर्माण हो जाएगा तो युक्ति के प्राथमिक प्रारूप हेतु मदों का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में ये हो जाएगा। फिर जब चयन हो जाएगा तो मद विश्लेषण करेंगे, आइटम एनालिसिस करेंगे 3 नंबर पे। और जब उसको एनालिसिस कर लेंगे तब उसके लिए हम क्या करेंगे? युक्ति या उपकरण का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए मदों का चयन करेंगे। और जब अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए चयन हो जाएगा तो फिर हम मानकों की स्थापना कर देंगे, ऑप्शन नंबर 5 ये हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन से जाएंगे तो वो होगा हमारा ए, ई, सी, बी, डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके बाद एथनोग्राफिक रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, ये सब है क्या? आखिर है ये क्या? इस चीज़ को समझना है तो आइए देखते हैं। पहले इसको मिलान करते हैं। पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो क्या होता है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र और आश्रित चरों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर जो है इसमें इथनोग्राफिक रिसर्च जो है ये क्या करता है? तो इथनोग्राफिक रिसर्च जो है हमारा दोस्त ये करता है स्टडी ऑफ द परसेप्शन ऑफ पीपुल ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप। मतलब क्या कि किसी विशेष समूह के जीवन के बारे में जनता के प्रत्याक्षेपण का अध्ययन करना, जो कि यहाँ पे कट गया है, ऑप्शन नंबर 4 में है ये। उसके बाद सर्वे की बात करें, काफ़ी आसान है, हर कोई सुनता है सर्वे 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 सर्वे। अभी जनगणना हो रहा है ना, उसमें सर्वे लिया जा रहा है। तो स्टडी ऑफ ओपिनियन ऑफ पीपुल टूवर्ड्स सोशल मीडिया, आखिर ये क्या सर्वे है? तो यहाँ पे चला जाएगा।
फिर केस स्टडी की बात करते हैं, प्रकरण अध्ययन की बात करते हैं, तो किसी एकल यूनिट का गहन अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या कह रहा है कि सफल लेखन से संबंधित 4C निम्नलिखित में से कौन सा अवयव शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टेन टू द 4C ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग। तो ये 4C का कंसेप्ट दिया जाता है दोस्त सक्सेसफुल राइटिंग में। वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा कंसाइज, दूसरा होता है क्लियर, तीसरा होता है क्या, तो तीसरा हमारा करेक्ट होता है, करेक्ट। चौथा क्या होता है, तो वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट। और इन चारों में से कौन सा एक जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं है, तो वो एक अलग है कनेक्ट। कनेक्ट का होने का कोई बात इसमें नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्त। देख लीजिए यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है। क्या है वो सीरीज, 0 है, 9 है, 26 है, 65 है, 124 है, उसके बाद 217 है। उसके बाद क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए एक का क्यों करके एक घटा दिया, 0 हो गया। उसके बाद जो है 2 का क्यों करके एक जोड़ देंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, 5 का 3 का क्यों करेंगे, 5 का नहीं 3 का क्यों करेंगे, 2 के बाद में 3 का क्यों करेंगे। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, 3 3 9 9 27, 26 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 का क्यों करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 65। उसके बाद जो है 5 का क्यों करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, यानी लगातार बढ़ते जा रहा है क्यों वाला, और एक बार प्लस 1 हो रहा है, एक बार माइनस 1 हो रहा है। इस तरह करते जाएंगे तो हमारा 7 का क्यों आएगा, 7 के क्यों में से 1 घटाएंगे, फिर वो बढ़ करके हमारा क्या हो जाएगा, 343 होगा। 343 में से 1 घटेंगे, 342 हो जाएगा। 342 इज राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 हमारा, ये देख लीजिए दोस्त, ये मैथ का है। एक एक क्वेश्चन को इसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करके बनाना है, फिर उसको सजाना है। आइए अब 35 की तरफ। 35 नंबर कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो अवाचिक संचार की श्रेणी में आता है। अवाचिक मतलब होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काफ़ी अच्छे से मैं वर्बल और नॉन वर्बल को समझाया हूँ अपने कम्युनिकेशन के बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में, उसे आप जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा। तो वहीं पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आता है। तो देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा वो नॉन वर्बल होता है, बिल्कुल सही। शाउटिंग, उच्च स्वर से बोलना, तो ये ऐसा नहीं होता है। तीसरा है कि गेस्चर, ठंग या भंगिमाएँ जो है गेस्चर जो देते हैं वो भी होता है। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल में। उसके बाद कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोनिक कॉल, तो ऐसा नहीं है, यानी सही हुआ ए सी डी। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में, ए सी डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। वो कह रहा है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भूतकालिक से वर्तमान कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कौन सबसे पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो देखिए दोस्त इसमें सबसे फेमस जो है फेसबुक, सब कोई जानता है। कब आया था फेसबुक, 2004 में आया। उसके बाद यूट्यूब कब आया, तो यूट्यूब 2005 में आया दोस्त। यूट्यूब कब आया, 2005 में आया यूट्यूब, जिस पे आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ट्विटर कब आया, 2006 में आया। कहाँ है ट्विटर भाई, यहाँ है, 2006 में आया ट्विटर। उसके बाद जो है क्या आया हमारा, इंस्टाग्राम कब आया, तो ये 2010 में आया दोस्त इंस्टाग्राम। और टिकटॉक कब आया, टिकटॉक हर कोई जानता है, अभी तो बैन कर दिया गया इंडिया में। ये आया था दोस्त 2016 में आया था टिकटॉक। तो इसी को हम लोग को क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो देख लीजिए इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या तैयार होगा, CEBDA, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के क्या गुण लक्षण है, यानी कि क्रियात्मक शोध की क्या विशेषताएं हैं, उसको बताना है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि एक्शन रिसर्च में सिद्धांत विकसित करने का लक्ष्य नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई थ्योरी सिद्धांत नहीं बनाएंगे भाई, डायरेक्ट एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, नियम कानून नहीं बनाएंगे।
दूसरा बी कह रहा है कि यह निष्कर्ष के समानीकरण के लिए नहीं किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि सैंपल इज सिलेक्टेड रैंडमली, तो रैंडमली इसमें सिलेक्ट सैंपल नहीं होता है। चौथा है कि यह स्थानीय स्तर की समस्या समाधान के लिए किया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पांचवा कह रहा है कि इससे चर का नियंत्रण आवश्यक होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सही क्या हुआ, ए बी डी। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है ए बी डी। ए बी डी जो है दोस्त ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। वो कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। देखिए स्वयं प्रभा है, शार्क टैंक है, कृषि दर्शन है, शक्तिमान है। सबसे फेमस इसमें स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा को हर कोई जानता है, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, फ्री डिश पे दिया जाता है। और उसके बाद शार्क टैंक, ये भी बहुत लोग जानते होंगे, ये एक बिजनेस रियलिटी टीवी शो है, ठीक है, जिससे कि बिग बॉस चलता है, उसी तरह शार्क टैंक है। उसके बाद है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा कृषि कार्यक्रम है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम से रिलेटेड है। और जो बच गया शक्तिमान, ये बच्चों का प्रोग्राम है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित डिजिटल पहल इनिशिएटिव में से उन्हें पूरा स्थापित किए जाने के वर्ष के आधार पर कालक्रम में सजाइए। क्रोनोलॉजी सजाना है। डिजिटल इनिशिएटिव क्या है भारत सरकार के, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले ई ज्ञान कोष दे रहा है, उसके बाद पीएम विद्या दे रहा है, उसके बाद एनपीटीईएल दे रहा है, फिर ईपीजी पाठशाला दे रहा है, फिर स्वयं दे रहा है। तो देखिए ई ज्ञान कोष जो है दोस्त, ये आया था 2005 में। ई ज्ञान कोष कब आया था, 2005 में। फिर उसके बाद पीएम ई विद्या जो है ये 2020 में आया। पीएम ई विद्या जो है 2020 में आया। उसके बाद दे रहा है कि एनपीटीईएल जो है ये 2003 में आया। एनपीटीईएल 2003 में आया। फिर ईपीजी पाठशाला जो है ये कब आया, तो ये 2015 में आया। ईपीजी पाठशाला। स्वयं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वयं कब आया, तो 2017 में आया दोस्त। इस अकॉर्डिंग हमको क्रोनोलॉजी सजाना है, तो क्या होगा, CADEB, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज ए राइट आंसर। इसको जो है ना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल फैक्ट डेट ज़्यादा पूछा जा रहा है नेट JRF एग्ज़ाम में, इसलिए इसको आपको रटना, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, जो समझने वाला है उसको समझना पड़ता है दोस्त, इसलिए इसको रट लीजिए। ई ज्ञान कोष कब हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था। पीएम ई विद्या कब आया, तो ये 2020 में आया। एनपीटीईएल कब आया, 2003 में आया। फिर इसके बाद ईपीजी पाठशाला कब आया, 2015 में आया। और स्वयं कब आया, तो ये 2017 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन रॉन्ग है, गलत है, उसकी पहचान करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप हाईलाइट कर लीजिए कि इसमें रॉन्ग पूछा जा रहा है, अन्यथा आप भूल जाइएगा कि सही पूछा था कि गलत पूछा था स्टेटमेंट पढ़ने के चक्कर में। तो सबसे पहले वहीं टिक कर लेंगे। क्या पूछ रहा है, कौन इसमें गलत है, गलत कथन पूछ रहा है, तो इसको पढ़िए। पहला कथन है कि OLED स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्त। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद बी में कह रहा है, ये यहाँ मिटक गया है, ये फास्टैग होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ लिख देता हूँ मैं, फास्टैग। फास्टैग अभी जो चल रहा है ना, टोल टैक्स प्लाजा के लिए अकाउंट से कट जाएगा, वहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो फास्टैग जो है ये RFID का एक एग्जाम्पल है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। RF रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका पे चलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल सही बात है। सी में कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिटक गया है, CAD यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, ये स्टैंड फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिज़ाइन दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा दे रहा है कि RFID स्टैंड फॉर रैपिड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, नहीं थे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ये भी गलत हो गया। अब सही क्या हुआ हमारा, तो AC सही हुआ, और इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो वहीं C और D गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर दोस्त। ये कह रहा है कि लर्निंग टू डू टूवर्ड्स ए लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये एक रिपोर्ट दिया गया था, लर्निंग टू डू टूवर्ड्स ए लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, तो ये जो है आदि से सैया समिति के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग टू डू
टुवार्ड्स ए लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, ये रिपोर्ट आदि सिसैया कमेटी ने दिया था। ये 1978 में उच्च शिक्षा में कार्य अनुभव और व्यावसायिकता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई थी और इस समिति के अध्यक्ष थे आदि सिसैया, इसलिए इस समिति को आदि सिसैया समिति कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है कि घरों में प्रदूषक शीशा का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है दोस्त, यानी कि मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट लीड इन होम। तो ये है हमारा पेंट। पेंट में जो है बहुत सारे केमिकल मिला हुआ रहता है, उससे बनता है, उसमें जो है हमारा पॉल्यूटेंट लेड आ जाता है, जो हमारे घर में के दीवारों पे पेंट होता है वहाँ चिपका हुआ रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत अन्य सारे भी क्या होते हैं, प्रदूषक शामिल होते हैं, जो कि बच्चों और वयस्क दोनों के लिए ख़तरे की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन छिद्र निर्माण के अंतर्गत प्रक्रियाओं यानी प्रक्रम को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए। देखिए ओजोन छिद्र के लिए कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले इसमें होगा दोस्त वो वर्टेक्स ऑफ फॉर्मेशन होगा, जलावतरण का निर्माण होगा, ये सबसे पहला काम होगा। उसके बाद जो है ध्रुवीय समताप मंडल के बादलों मेघ के अति न्यून तापक्रम होंगे, यानी कि डी जो है वो हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। फिर इसके बाद जो है डी ह्यूमिडिफिकेशन या डी नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कि आर्द्रताहीन करेंगे और नाइट्रोजन रहित करेंगे, तो ये हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये पूर्व अनुकूलन की बात हो जाएगी, प्री कंडीशनिंग की बात हो जाएगी, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में ओजोन डिस्ट्रक्शन बाय कैटालिसिस हो जाएगा, उत्प्रेरण द्वारा ओजोन परत का नष्ट होने लगेगा, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा हमारा BDACE, BDACE, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर। यहाँ थोड़ा मिटक गया है, ये डी है, इसको देख लीजिएगा, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक तरफ तर्क दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्त वो करना है। चलिए ये यहाँ पे अगले स्लाइड की तरफ दिखेगा, इसलिए एक साथ नहीं दिख रहा है, तो हम प्रयास करेंगे आपको कि एक इसके सॉल्यूशन को ही डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया जाए ताकि एक अच्छे से समझ हो जाए। तो देखिए सार्वभौमिक अस्तिवाचक जो है इसको यूनिवर्सल हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव बोलते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है सभी एस जो है पी होता है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। और सार्वभौमिक नास्तिवाचक की बात करें दैट मीन्स कि यूनिवर्सल, ये तो अफर्मेटिव पॉजिटिव हो गया और ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव में क्या होता है कोई भी एस जो है वो पी नहीं होगा। और विशेष अतिवाचक की बात अब जब हम करेंगे, यानी कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव की बात करेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा कि कुछ एस जो है वह पी है। और जब पार्टिकुलर नेगेटिव की बात कर लेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा कि कुछ जो है एस पी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही है यूनिवर्सल एफर्मेटिव और नेगेटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये कह रहा है कि निम्न में से सही कथन कौन है उसकी पहचान करना है दोस्त। सही कथन पूछा जा रहा है 45 में। आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अंतः स्थापित अनुच्छेद 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 30 से सूचना के अधिकार का संरक्षण प्राप्त होता है, तो ये गलत है। उसके बाद है अनुच्छेद 350A में उच्चतर शिक्षा और शोध आश्वासन दिया गया है, तो ये भी बात गलत है। चौथा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार का संरक्षण होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी क्या सही हुआ हमारा ए और डी सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ए और डी ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। यहाँ देख सकते हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिया जाता है, आपको इससे पढ़ना है और इससे क्वेश्चन फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी होता है। आई होप आप लोग इसे बना लेंगे। तो आज हमारा नेट जेआरएफ जून 2025 सेशन का शिफ्ट
2 जो था वो 28 जून 2025 के शिफ्ट 2 का पेपर आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को दूसरे ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ग्रो कराने में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।